मैंने बताया कि मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, इनके लिए सिर्फ आगे बढ़ने का एक ही माध्यम होता है और उसका नाम क्या है? पढ़ाई। इसके अलावा दूसरा कोई माध्यम इन लोगों के लिए बनाया नहीं है। इन लोगों का मतलब हम लोगों के लिए, ठीक है। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ जाती है वो अपनी क्लास चेंज करके आगे बढ़ जाता है, जिसको नहीं समझ में आती है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास की संख्या में अपना योगदान देता है। इस बात को समझने में जो है इसने देर नहीं की। शेरशाह सूरी ने पढ़ाई को ही अपना माध्यम बनाया आगे बढ़ने का। सौतेली माँ थी, और सौतेली माँ थी तो डोमेस्टिक वायलेंस होता था घर पे। घरेलू हिंसा का शिकार ये बच्चा एक दिन घर छोड़ के भाग गया। पिताजी को चिट्ठी लिख के कहा, ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। और बढ़िया बात ये रही कि इसकी माँ ने इसे परेशान किया, सौतेली माँ ने परेशान किया, जिसकी वजह से ये घर छोड़ के भागा। तो घर छोड़ के भागा तो ये नहीं कि जाके ताश खेलने लग गया, शराब पीने लग गया या अफीम या गांजा फूंकने लग गया। इसने जाकर क्या की? पढ़ाई की। तो महान लोग तो महान काम करेंगे ही, ठीक है। तो ये जो है जाकर पढ़ा और पढ़ाई में जो है, पढ़ाई कहाँ से की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है जौनपुर। पहले जो है इस्लामिक स्टडी का वो सेंटर रहा है वर्ल्ड का। याद रहे, जौनपुर में मदरसा बहुत फेमस है, आपको बता दूँ। और इस्लामिक स्टडी में बहुत बहुत बड़ी चीज़ है जौनपुर। तो वहाँ पर जाकर पढ़ाई की, बहुत अव्वल स्टूडेंट बना ये, बहुत। अभी मदरसा तो है वहाँ पर जौनपुर में। और आप यकीन नहीं कर सकते कि ये बंदा जो है धीरे धीरे स्टूडेंट के साथ साथ में ट्यूशन भी पढ़ाने लग गया। अपॉर्चुनिटीज ने कोई छोड़ी नहीं है। सक्सेसफुल लोगों का सबसे बेहतरीन काम क्या होता है? वो कभी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते हैं किसी भी चीज़ की। ये चीज़ तो आपको समझनी चाहिए। अब उसे अपॉर्चुनिटी मिली और उसने जो है होम ट्यूशन देना चालू किया। और होम ट्यूशन उसने दी बंगाल के गवर्नर के बेटे को। बंगाल नहीं, बिहार से, बंगाल के, बिहार के गवर्नर के। उस टाइम पर बिहार का जो गवर्नर था उसका नाम था मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के बेटे को वो ट्यूशन पढ़ाने लग गया घर पे जाके। उसके लिए भी चाय नाश्ता आने लग गया। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है ये होम ट्यूशन। हुआ ये कि मोहम्मद शाह की डेथ हो गई। जब आप अच्छे काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो खुदा आपके लिए रास्ता बनाता चला जाता है। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह हुई कि मोहम्मद शाह की घरवाली से, पत्नी से उसने शादी कर ली, सीधे सेंचुरी।
अब मैं इस बात पर सोच रहा था, मैं क्या उसका लड़के का टैलेंट, हुनर, ओरा रहा होगा। बिल्कुल नेपोलियन बोनापार्ट का जो मामला याद आया मुझे, जब वो फ्रांस की रानी थी, उससे शादी की थी नेपोलियन ने, सीधे प्रमोशन, सेंचुरी। वो युवराज के 6 छक्के याद होंगे सब बच्चों को, बिल्कुल वैसे ही काम करती है उसने। अब फिर क्या था, शेरशाह सूरी का, फरीद का ही है वैसे। तो उसकी वाइफ को उससे काफ़ी हमदर्दी थी, काफ़ी अच्छा इंसान लगा फरीद उसको, और सिक्योरिटी दिखाई दी। तो फरीद से शादी जो है कर ली उसने, और बिहार का गवर्नर बन बैठा। क्या बन गया? मैरिज से अच्छा तो कुछ है ही नहीं अलायंस के मामले में। हुमायूं को ये न्यूज मिली, हुमायूं तो पहले दंग हो गया, बोले अच्छा, बोले चलो कोई बात नहीं, मौका दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लड़का मेहनती है तो फिर कर लो अप्रूव कि मैं गवर्नर है। बिहार का गवर्नर अप्रूव कर दिया उसको। लेकिन शेर साहब को तो बादशाह बनना था, शहंशाह बनना था, और वो बहुत बहुत मेहनत करता था, कर ही रहा था। वो इतने में रुकने वाला था ही नहीं, माही था हमारा। टीसी में कैसे मान जाता। अब तो उस लड़की का नाम बोल रहा हूं मैं, लाड मल्लिका शायद। हाँ, हुआ ये कि जो उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ की जो बहन है, उसका जो हस्बैंड है, वो मिर्जापुर का गवर्नर है। मतलब अगर मैं आपको और सिंपल भाषा में बताऊं तो शेरशाह सूरी की साली का हस्बैंड, अच्छा साड़ू, पता नहीं हिंदुस्तान में ये शब्द सब जगह चालू होता है नहीं होता। ठीक है, तो वो जो है वहाँ का वो था, गवर्नर था, कालीन भैया। तो वो एक दिन डिनर पर आई हुई थी, उनका नाम था साली साहिबा उनकी, लाड मल्लिका। हाँ, इनका नाम अच्छा लगता है। तो डिनर के बाद में जो है उन्हें छोड़ने जा रहे थे वो लैम्बोर्गिनी से। ठीक है, मिर्जापुर छोड़ने जा रहे थे। शेर साहब भी जा रहा था। वहीं ये वो शेर वाली घटना हो गई, जहां पर जो है फरीद जो है एक जिंदा दहाड़ते हुए शेर से लड़ता है। क्या नज़ारा था वो। और वहाँ लाड मल्लिका जो है उसे अपने उसमें से रथ में से देख रही थी, बोले चल क्या रहा है बाहर। लाड मल्लिका को फाइनली कहना ही पड़ा, यार तुम शेर से भी लड़ रहे थे। बड़े बहादुर हुआ। बहुत बहादुर हो। बोले हाँ, ये तो हम आए दिन मारते रहते हैं। बोले गजब, हमारे सोनू के पापा ने तो ऐसा कभी काम नहीं किया। ठीक है, ये बड़ी दिक्कत हो जाती। अच्छा, तो लाड मल्लिका को बहुत अच्छा लगा शेरशाह सूरी का वो शेर को मारना। और वो एक घटना है बढ़िया शानदार, आपने पढ़ी होगी बचपन में पुरानी किताबों में, कैसे शेरशाह सूरी बचपन में जो है लड़ता है उससे अल्टीमेट। अब होता ये है, उसके कुछ दिनों बाद लाड मल्लिका के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। करनी ही पड़ी, ऑप्शन ही ऐसे कैसे छोड़ देते लाड मल्लिका बेचारी।
तो मिर्ज़ापुर में कालीन भैया निकल लिए और फिर लाड मलिका से भी उन्होंने शादी कर ली, जैसा इन्होंने बताया अभी। और इस तरफ बिहार और मिर्ज़ापुर दोनों की गवर्नरशिप किसको मिल गई? शेरशाह सूरी को मिल गई। अब हुमायूं जागा, बोले ये क्या हो गया? बोले ये तो बहुत खतरनाक मामला है। कौन है ये आदमी? ठीक है, अफीम का नशा एकदम उतरा, एकदम हुमायूं बोले अरे मिर्ज़ापुर भी ले लिया उसने। बोले अच्छा, बोले चलो चलो जल्दी चलो, रथ उठाओ जल्दी फटाक से। अपनी सेना के साथ में निकल लिए हुमायूं मिर्ज़ापुर के लिए। ठीक है, बढ़िया से बोला हम भी देखें ये फरीद का बच्चा शेर शाह बन बैठा। जब शेर को मार दिया तभी तो शेर शाह बनेगा जनता ने। सबसे बढ़िया है जब आम लोग आपको क्या कर लें, मानने लग जाएं। चौधरी साहब बिलारी के चौधरी, खान साहब, ठीक, आम जनता ही तो एक्सेप्ट करती है, नहीं करती। तो मिर्ज़ापुर की तरफ निकले हुमायूं शेर शाह से लड़ने के लिए, और जाकर जो है गंगा नदी पर एक किला है उनका, मिर्ज़ापुर जो सिटी है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। मिर्ज़ापुर सेंटर है बंगाल का और ईस्ट यूपी का। ठीक है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है ये, और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहां गए, जाने के बाद में उसने जो है शेर शाह को हरा दिया। हुमायूं इंटेलिजेंट आदमी था, सॉरी शेर शाह इंटेलिजेंट आदमी था। उसने कहा गलती हो गई, लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। लाड मलिका जी की सारी गवर्नरशिप कौन संभालता है? मैं बोला पागल, हमसे पूछ लेता तो, जबरदस्ती कराने की जरूरत थी। आम आदमी को क्या मैसेज गया होगा कि शेर शाह अपनी पावर बढ़ा रहा है? बोले नहीं हजूर, ऐसी कोई बात नहीं है किसी तरीके की। ऐसा कुछ नहीं, ये पारिवारिक संबंध है, हमारे पारिवारिक मामला है। हुमायूं को अफीम खिलवाई। हुमायूं बड़ा बेवकूफ़ आदमी, यहाँ पर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करता है हुमायूं। अब क्या हुआ, उस किले को उसने जीता हुमायूं ने, जिसका नाम मिर्ज़ापुर था, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए था उसे। लेकिन हुमायूं ने वो किला छोड़ दिया शेर शाह को। और किला छोड़ने का मतलब है कि पूरा ईस्टर्न यूपी का स्ट्रैटेजिक लोकेशन उसे दे देना, उसकी पावर उसे दे देना। हुमायूं वापस आया, उधर शेर शाह अपनी मेहनत में डटा रहा, जो उसे करना था वो करता रहा। हुमायूं वापस आया और फिर वो राजपूताना की तरफ बढ़ा, राजपूत बहुत अच्छी तरीके से। राजपूतों में या फिर गुजरात की तरफ बढ़ा। वो गुजरात में कौन था? बहादुर शाह के निपटाने के लिए निपटे हैं ये। राजपूतों के जो राजस्थान है उसके बीच में जो है घुसता हुआ चला जा रहा है, मारवाड़ और चित्तौड़ से आगे पहुंच गया, सबको जीतते हुए हुमायूं।
मारवाड़ जीता, चित्तौड़ जीता, सब जीता। देखो मैं बताता हूँ हुआ क्या। जैसे ही मिर्जापुर से वापस आया, उसकी जीत हुई, तो जब भी जीत होती थी तो तुम्हें पता ओवर इंतहास्टिक आदमी है, तो ये गया नहीं, मैं थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, वो गया नहीं वापस, बल्कि वो जो है दिल्ली गया, और दिल्ली में जाने के बाद में उसने फिर से मुजरा देखा और फिर से अफीम पी, बहुत मस्त होकर। इधर जो बहादुर शाह था वो गुजरात से निकलकर राजस्थान तक घुस गया, उसने मेवाड़ जीत लिया, उसने चित्तौड़ जीत लिया। अब बनेगी कहानी। अब वो जब चित्तौड़ तक आ गया बहादुर शाह, तब फिर से जा गई। और यहां पर एक घटना घटी, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है राजपूतों की। मेवाड़ की रानी थी उस टाइम पर कर्णावती। कौन? रक्षाबंधन का टाइम था, तो मेवाड़ की जो रानी थी कर्णावती, उसने जो है हुमायूं को राखी भेजी, और राखी भेजकर उसने कहा कि भाई बहादुर शाह अटैक करने वाला है, हमारी मदद करो। ठीक है, राजपूतों की तरफ से मुगलों के लिए पहला प्रपोजल, रानी कर्णावती। इतना शानदार प्रपोजल, इतना शानदार, जिससे हिंदुस्तान के इतिहास में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। इतना सम्मान कर्णावती ने उसे दिया, हुमायूं को बड़ा भाई माना। लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती अपनी अपॉर्चुनिटी पहचानना। हुमायूं उस लेटर को लेकर उलेमा के पास पहुंच गया। और उलेमा के पास में जब वो पहुंचा, थैंक यू, कोई दिक्कत। उलेमा के पास में जब वो पहुंचा, बीच बीच में चाय भी बहुत जरूरी होती है। नहीं, एक बार चेक कर लेना। नहीं वो तो ठीक है, ये चेक कर लेना, ये वही कर्णावती है। हाँ सही कह रहे हो तुम, वही कर्णावती है। ठीक है, वही टाइम है, क्योंकि 4-5 साल ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है। तो कर्णावती प्रपोजल देती है, और बहुत बड़ा प्रपोजल होता है ये राजपूतों की तरफ से मुगलों के लिए। बहुत बड़ा प्रपोजल था ये, बहुत बड़ी गलती, मैं इसे गलती नहीं ब्लंडर कहता हूँ हुमायूं। कितना बेहतरीन अलायंस हो सकता था राजपूतों और मुगलों में, आप सोच के देखिए जरा। लेकिन आदमी ना जब बेवकूफों से घिरा हो तो कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। लिख के ले लेना आप इस बात को, ऑलवेज रिमेंबर। आप अपने गलत डिसीजन जो लोगे ना, वो उस पर बहुत सारे लोगों का प्रभाव होगा, जो इन्फ्लुएंस होता है। अब ये उलेमा बैठे, बोला दरबार में बैठे, ओहो काफिरों की राखी आ रही है। जब इस तरीके की चर्चाएं होने लगी दरबार में, तो हुमायूं उठ के उलेमा के पास गया, गुरु के पास गया, बोला कि ऐसे ऐसे जो है चिट्ठी आई है। अब वही वाली बात है, संत तो थे नहीं, और सूफी संत वो
उसके नज़र में थे नहीं। उलेमा थे, मौलवी थे, और संतों में और मौलवियों में बहुत अंतर होता है। बोले भाई देख, काफिर है, काफिर की मदद करना दारुल हरम में ये शहंशाह को शोभा नहीं देता। और इस मूर्ख ने जो है कर्णावती से मना कर दिया। काफिर से दोस्ती नहीं हो सकती। ठीक है, काफिर से दोस्ती नहीं हो सकती, गैर इस्लाम या गैर मुसलमान से दोस्ती नहीं हो सकती। और इस घटना पे बाद में जो है ना, बहुत रिपेंट करता है ये लड़का, बहुत हुमायूं बहुत बुरी तरीके से, बहुत पछताता है, बहुत ज़्यादा। बोले कि ये मेरे हाथ से बहुत बड़ा मौका निकल गया, बहुत बड़ा, इस घटना के लिए। वो बाद में बताएगा, बाद में लिखेगा। राजा जब भी बेवकूफ़ लोगों के बीच में रहेगा या बेवकूफ़ लोगों को अपने पास रखेगा, उसका ऐसा ही हाल होगा। राजा जब भी समझदार लोगों की कंपनी में रहेगा, तो या तो अशोक बनेगा या अकबर बनेगा या अलाउद्दीन बनेगा या शेर शाह बनेगा। ठीक है, लोगों पर भी इम्प्लीमेंट होती है ये बात बिल्कुल वैसे ही। तो 2 गलतियाँ इसने यहाँ तक कर दी। अब तीसरी गलती की तरफ बढ़ते हैं। बहादुर शाह जब पहुंच गया वहाँ पर, अब जो है इसने अपनी सेना उठाई और बहादुर शाह से लड़ने के लिए गुजरात में गया। और गुजरात को जीत डाला हुमायूं ने, मुगल सेना ने पूरा गुजरात अपने अंडर। और गुजरात को जीतकर गिफ्ट में दे दिया इस मूर्ख ने अस्करी अपने भाई को। अब गुजरात तो कुबेर का खजाना था, अस्करी को दे दिया। वो निकम्मा बिल्कुल, वो ये मुजरा देखता तो वो मुजरा से भी ज्यादा हराम खाना था उसका। ये दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक बनने ही वाला था और बन ही गया यहां तक। तीसरी गलती हो रही है इसे। अब ये इतना बढ़िया तरीके से, इतना बेहतरीन स्टेट, इतना लाजवाब, इतना वेल्दी स्टेट इसके अंडर में आ गया गुजरात, और इसने जीत कर किसे दे दिया? अस्करी को दे दिया। और जीत कर अस्करी को दिया। ये निकम्मा, प्रतिभा इसमें थी नहीं, फिर वो ऊपर साजिश। देखो, साजिशें करने वाले लोग जो है ना, प्रतिभाशाली नहीं है, हमेशा याद रखना। उनका दिमाग तेज होता है, साजिशें तो वो बहुत लेवल की, हाई लेवल की कर देते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। महाभारत में शकुनी जो करैक्टर था, उसने पूरी महाभारत रच डाली, लेकिन बैटलफील्ड पे जब उतारा गया, ठीक, तो सबके आगे हाल भांज। ये बेकार लोग होते हैं बिल्कुल, इनके बस की नहीं होता कुछ। साजिशें कभी भी प्रतिभा प्रदान नहीं कर सकती। तो साजिश, अस्करी साजिशों वाला लड़का था। अब ये जीत कर तोहफा देकर गया इतना सुनहरा, अभी मालवाई पहुंचा था, अस्करी वापस पीछे आ गया। अस्करी पीछे आ गया, बोले भैया वो तो निकल गया। बोले क्या निकल गया? बोले गुजरात छीन लिया, उन्होंने थप्पड़ मारे मेरे दो और मुझे गद्दी पे से उतार के भेज दिया। जी ठीक है। अस्करी भागा भागा इसके पास आया, मालवा तक पहुंचा था ये राजस्थान में। अभी इतनी सुनहरी जीत तुम्हारे हाथ से निकल गई, लेकिन कहानी यहाँ नहीं थी, परेशानी यहाँ नहीं थी। निकल गई, ये जगह एक तरीके से नेचुरल था, निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ मैं बता दूंगा। नमस्ते। निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने क्या काम किया, बोला अरे यार भाई कैसी चिंता कर रहा है तू, गुजराती तो था, कोई नहीं चल। दिल्ली में जाकर फिर से मुजरा, फिर से अफीम, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहीं इसी के अपोजिट ना आप अकबर को देखना, अकबर के साथ भी बिल्कुल ऐसा होगा एग्जैक्टली। अकबर गुजरात जीत के आएगा और गुजरात में राजस्थान तक पहुंचता और गुजरात फिर से हाथ से निकल जाता। और अकबर कहते हैं कि दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो, इतनी लंबी चौड़ी चढ़ाई आज तक किसी राजा ने नहीं गई। दिन और रात चलकर उसने पूरी सेना को गुजरात में रोंद दिया था, कच्छ पर। बहुत तगड़ी चढ़ाई थी वो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था कि इतनी तेज किसी ने कोई भी राज्य नहीं जीता। हाँ, अटक से कटक। ये डिफरेंस है हुमायूं और अकबर में। ये क्या कह रहा, अरे कोई बात नहीं, गुजराती तो था वो, पहले भी नहीं था अपने अंडर, चिंता क्यों कर रहा है। इनकॉम्पिटेंसी, आम आदमी। जब जब आप आम रहोगे राजा बनकर, आप हमेशा गुठली की तरह चूसे जाओगे। तो ये तीसरी गलती के साथ में हुमायूं ने बहुत बड़ी गलती की। और इसकी ज़िंदगी में रंगारंग स्टार्ट, पूरा का पूरा महल बंद करवा दिया इसने। शेर मंडल में कई कई महीने बिताइए इसने बंद होकर। अफीम लेता था, पढ़ाई करता था, अफीम लेता था, पढ़ाई करता, पढ़ता था, उसके बाद मुजरा देखता था। ठीक है, बस यही काम था इसका। रंगारंग चालू हो गया पूरी दिल्ली में। पूरे हिंदुस्तान में क्या चल रहा था, हुमायूं को कोई लेना देना नहीं था। और इधर आपका अपना शेरशाह। तो अकबर ने, तो हुमायूं ने 5 गलतियां जो की हैं आपको पता चली। पहली गलती उसने क्या की, मिर्जापुर जीता, उसे छोड़ दिया। दूसरी, गुजरात को कंसोलिडेट नहीं किया। हाँ, वो राखी प्रपोजल। फिर तीसरा काम, गुजरात को कंसोलिडेट नहीं किया। चौथा, अस्करी, ठीक है, अस्करी को अपना विश्वास पात्र बनाया जाता। और 5वां, दिल्ली में रंगारंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। और इस तरफ, दूसरी तरफ शेरशाह सूरी अपना गेम को जो है सेट कर रहा था, पूरा दिमाग चला रहा था, खेल रहा था बहुत बढ़िया से। बंगाल में एक गवर्नर थे इस टाइम पर, नाम था उनका सूरजमल, सूरजगढ़ की बैटल बंगाल में पड़ती है। ये नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर कौन था उस टाइम। तो सूरजगढ़ की बैटल जो है शेरशाह के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। शेरशाह को मिर्ज़ापुर, बिहार को जीतने के बाद में बंगाल, मतलब ईस्टर्न इंडिया में अपनी पैर जमाने थे, तो उसने बंगाल पर अटैक किया। बंगाल में सूरजगढ़ की जो है बैटल हुई, और सूरजगढ़ को की बैटल को उसने जीता और बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया शेरशाह सूरी ने। इस बात की खबर हुमायूं को भी हो रही थी। अब इसे जो है एहसास हुआ मुजरा देखते देखते कि भाई अब कुछ गड़बड़ हो, अब तो शेरशाह पर भरोसा किया नहीं जा सकता। तो ये बंगाल में शेरशाह को पनिश करने के लिए पहुंचा। शेरशाह को पता था ये आएगा, जरूर आएगा।
शेरशाह जो है इस पर स्टडी करता था बहुत अच्छे से, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पसंद है, क्या नापसंद। शेरशाह ने टॉप क्लास एकदम अफीम मंगाई, टॉप क्लास, और अपने महल में रखवाई अफीम, टॉप क्लास एकदम नंबर 1। और एकदम टॉप क्लास डांसर मंगवाई, बेहतरीन नृत्य की। ये दोनों चीजें सूरजगढ़ में जो है अपने महल में शेरशाह ने छोड़ दी और खुद निकल लिया वापस बिहार, मिर्जापुर। अब ये गया बंगाल। बंगाल में पहुंचा, बोला भाग गया है तो। बड़ा खुश, बंगाल की रंगारंग देखकर ये जो सुरूर चढ़ाओ, इसने जो अफीम स्टार्ट की, रंगारंग स्टार्ट किया अपना रंगमंच, फिर फाइनली इसने बोला आज के बाद बंगाल का नाम होगा जन्नताबाद, जन्नताबाद, जन्नताबाद। He was the king who changed the name of Bengal into जन्नताबाद। जन्नताबाद रखा नाम साहब, जन्नत मिल रही थी वहां। भाई भूल गए आईएएस वाईएएस की तैयारी सब एकदम अल्टीमेट। दिल्ली में दोस्ती हो गई उसकी बढ़िया से। अब मम्मी पापा का फोन भी नहीं उठता, क्लासेस भी छोड़ रहे हैं अपनी। प्लानिंग बना ली उन्होंने तो यहीं शादी करेंगे, यहीं रहेंगे, इंडिया गेट पे फोटो खिंचवाएंगे। रंगारंग जन्नताबाद। जिंदगी में जन्नताबाद होता है हर किसी की, उसे पहचानना बड़ा जरूरी होता है। जब आप बादशाह होते हो, एस्पिरेंट होते हो, आपको ना अपनी नज़र बिल्कुल बाज की रखनी चाहिए, बिल्कुल एक ही चीज़ पर। बताया था ना कि प्रिपरेशन इक्वल टू प्रेफरेंस प्लस प्लानिंग। प्लानिंग भी प्रेफरेंस से होती है, प्रायोरिटी से होती है। कई बार हमें वो काम करने पड़ जाते हैं मजबूरन जो हमारे प्रिपरेशन में काम नहीं आते, फिर हमें जानबूझकर उन कामों को लेकर आना पड़ता अपनी प्रिपरेशन में। हो जाता है ऐसा हो जाता है कि भाई आप शादी विवाह में जाते हैं, मजबूरन जाना ही पड़ता जबरदस्ती, वरना आपका जो है देश निकाला हो सकता है, समाज बहिष्कृत कर सकता है आपका खुद का परिवार, लेकिन जाना ही पड़ता है। तो आप जब जाते हैं और लोगों से मिलते हैं ना, तब आप उसी तरह से मिलें, आप अपनी प्रिपरेशन ना भूलें, आप समझें उसके समाजीकरण को। एक मेंस का क्वेश्चन बना लें कि भारत में विवाह व्यवस्था जो है ये कैसे है, कितने संस्कारों में से कौन सा संस्कार है, ये दिमाग। यू आर एस्पिरेंट, क्या इसकी जगह कोई और ऑप्शन हो सकता है, क्या वो भी इतना कामयाब रहेगा? और कुछ भी ना, इतना दिमाग नहीं भी चल रहा है, तो आप वहां पर ऐसे शख्स को खोजें जो आपकी प्रिपरेशन में आपके रफ्तार को बढ़ा दे। पता चला आपकी जहां पर गए हैं वहां पर आईएएस आया हुआ है, चले जाओ वहां, वैसे मिलेगा नहीं वो तुम्हें लेकिन देख लो उसे दूर से, क्या खा रहा है, क्या क्या खा रहा है, तुम वो भी
जाकर देखो उसे, ओरा है उसके पास, वाइब्रेशन नहीं मिलेगी तुमको वहां पर जाकर। लेकिन तुम वहां जाते नहीं हो, तुम्हारी निगाहें तो कहीं और ही रहती हैं, खाना भी नहीं खाते तुम तो उन निगाहों के चक्कर। प्रिपरेशन भूल जाते हो। अब देखो शादी में ना कई तरीके के लोग आते हैं। एक तो वो लोग जो आते हैं, खाते हैं और जाते हैं। ठीक है, इन्हें कभी तुम किसी से भी मिलते जुलते नहीं देखोगे कि नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नमस्ते बुआ, बुआ, कुछ नहीं। टारगेट बिल्कुल क्लियर। ठीक है, सर झुका के आएंगे, प्लेट उठाएंगे, उसे साफ करेंगे। ठीक है, थोड़ा अचार रखेंगे, थोड़ा नहीं ज़्यादा अचार रखेंगे, सलाद रखेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। ठीक है, और उसे पूरा भर लेंगे एक तरीके से। पूरा भरने के बाद ठीक है, फिर देखेंगे कि बैठने का अरेंजमेंट है या नहीं है। 2-4 गाली देंगे, बैठने का अरेंजमेंट नहीं, फिर खड़ा होकर खाएंगे, खाते ही रहेंगे। फिर दूसरी प्लेट लाएंगे, अब सब्जी चेंज करेंगे, आधा छोड़ेंगे, फिर खाएंगे उसको। फिर जाते हुए मिष्ठान भंडार में जाएंगे। ठीक है, 4 रसगुल्ले रखेंगे। वो बोले 2 रख दे, बार बार लेता रहूंगा क्या। एक वैरायटी तो ये है जिसका टारगेट बिल्कुल क्लियर है एकदम। कैटेगरी नंबर 2 दूसरी होती है जो आते ही दूसरों को देखने के लिए है। मान्यवर का पहन रखा है इसने, तो मैं कह रही थी ना ये मान्यवर की पहनेगी। ठीक है, ओ सेम पिंच। वो खाना नहीं खाएंगे कुछ देर तक, सबको देखेंगे। ठीक है, प्लेट उठाएंगे, प्लेट उठा के भी कुछ देर तक देखते रहेंगे। हाय, ये बड़ा खतरनाक कम्युनिटी है। पता नहीं कितनों की प्लेटें गिर जाती हैं इनके चक्कर में। ठीक, और कितनों की जो है मान्यवर के कपड़े खराब हो जाते हैं। क्यों? ये देखते हैं ऐसे हैं। ठीक है, उनकी प्लेट जो है थोड़ी इस तरफ हो जाती है देखने वालों की, और अगले का जो है मामला बिगड़ जाता है। बिल्कुल ऐसी माहौल बिगड़ता है शादी बारात में। ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, कहते हैं, कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो शादी होती है वो किसी एक शख्स की तो होती है, लेकिन मिलना बहुत सारे लोगों का हो जाता है उसमें। ठीक है, हाँ। बहुत सारों की विदाई भी हो जाती है, एक विदाई नहीं होती, बहुत सी विदाई होती है उसमें। ठीक है, अपना अनुभव ना बताएं आप। ठीक है, मिलन और विदाई का हम समझ सकते हैं। तो अब तीसरी जो कैटेगरी है, वो तीसरी कैटेगरी बड़ी अच्छी है, बहुत कम मिलेगी आपको। वो उसे उन्हें IR पढ़ रखा है पूरा कि रिलेशन किस पर डिपेंड करते हैं, इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। वो ढूंढता अपना इंटरेस्ट। ठीक है, तो जाएगा सिटी के बहुत बड़े एक्सपोर्टर के पास में, जहाँ खड़ा हुआ है वो, ज़बरदस्ती लग जाएगा, उसकी थोड़ी साइड करनी हो जाएगी। फिर एक्सपोर्टर के, ओह सॉरी, इट्स ओके सर, हो जाता है, गलती हो जाती है। फिर बात कर लेगा, ओह सर आप तो उस कंपनी के एक्सपोर्टर हैं, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं। IAS आया हुआ है, बात कर ली, सर आपका ऑप्शनल कौन सा था। हालांकि कुछ ना भी पूछो, कुछ ना भी बनाओ, लेकिन आप बढ़ते हो अपनी प्रिपरेशन में। हो सकता है बात ही ना हो, लेकिन आपकी एफर्ट्स आपकी पर्सनैलिटी में चेंज करते हैं। और ओरा तो काम करता ही है। उन 2 कैटेगरी को, जो 2 कैटेगरी मैंने आपको बताई, उनसे बहुत बेहतर हो आप। ठीक है, कैटेगरी पहली वाली भी ठीक थी, वो टारगेटेड, नो टाइम वेस्ट, 25 मिनट्स एवरी मैरिज, दैट्स इट।
खाली लिफाफा, जय श्री राम। सबसे डेंजरस कैटेगरी है वो मिडिल क्लास वाली जो कैटेगरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस शादी के लिए उसने 5 दिन तैयारी की होगी, कौन से कपड़े पहनने हैं, ठीक है, शॉपिंग की होगी, और उस शॉपिंग और उस तैयारी में बहुत सी लड़ाइयां हुई होंगी उनके घर पे, ठीक है। और बच्चों को कितनी बार चांटा लगा होगा ये तुम्हें पता नहीं, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन थी। तो ये लड़का जो है रिश्तेदारी करने लग गया, जन्नत आबाद बना दिया बंगाल में। अजी इतना अच्छा लग रहा था इसको कि इसने 9 महीने बिता दिए बंगाल में। कहते थे बीच में आकर हजूर दिल्ली, हजूर दिल्ली, क्या बंगाल हिंदुस्तान में नहीं? जन्नताबाद है ये, ठीक है, जन्नताबाद। उधर इसके जो भाई थे, वो भाई, उस भाई में जो हिंदाल नाम का भाई था, आगे वाला फैन बन गया, हिंदाल नाम का भाई था, उसे वो दिल्ली की गद्दी, मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी, गद्दी नहीं, जिम्मेदारी, गद्दी नहीं छोड़ते कभी किसी राजा को, तो वो दिल्ली की जिम्मेदारी उसे सौंप के गया था हिंदाल को। अब हिंदाल परेशान, अब दिल्ली की गद्दी है, हिंदुस्तान की गद्दी को मजाक तो है नहीं, और उधर जन्नताबाद में ये टॉप क्लास अफीम के साथ, टॉप क्लास डांसर्स के साथ रंगबाजी कर रहे हैं। तो ये चिट्ठी लिखकर भेजता था बार बार कि भैया आ जाओ, प्री नजदीक है, प्री की डेट आ चुकी है। अभी यूपीएससी ने दिया नोटिफिकेशन, अब कुछ नहीं होगा, कोरोना चल रहा है, पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, हम कह रहे हैं तुझसे। हमें पता है, तुझे पता है, कई बार यूपीएससी अपनी डेट चेंज करती है। ये लड़का आया नहीं, बोले भैया मान जाओ, आ जाओ, दिल्ली की गद्दी निकल जाएगी हाथ से। बोले चलो ठीक। जब भैया नहीं माने तो हिंदाल ने जो अच्छा समझा वही किया, करना भी चाहिए था उसको। उसने फरमान जारी करवाया, अब हिंदुस्तान के शहंशाह हैं हम, भैया जन्नताबाद गए हैं, और अपने आप को शहंशाह घोषित कर दिया हिंदाल ने, ठीक है। अब भैया को होश अब आया, ओह अब 10 दिन बाद फ्री है। भैया को होश आ गया, भैया दौड़े, बोले चलो जन्नताबाद से दिल्ली चलते हैं, चलो। अब जन्नताबाद से दिल्ली निकल रहे थे, बोले हाँ बीच में ना वो पड़ेगा चौसा, मिर्जापुर बिहार, उसे नहीं छोड़ेंगे हम, वो जो है टॉप क्लास अफीम टॉप क्लास मॉडल रख के गया था वो, उसे नहीं छोड़ेंगे। तो भाई जा रही है सेना, और बीच में चौसा में जो है शेर शाह की सेना मिल गई। चौसा का युद्ध सबको पता है। इन्होंने किलाबंदी कर ली, किलाबंदी, चौसा के किले की बंदी कर दी, बहुत बढ़िया अल्टीमेट। अबे अटैक कर देता, जीत जाता, बहुत अच्छी तरीके से जो है सेना थी मुगल की, लेकिन नहीं, ये अपने तंबू में बैठ के इंतजार करते रहे, बाहर आएगा शेर शाह, लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा,
उधर भी सेना खड़ी, इधर भी सेना खड़ी, खड़ी रही। 4-5 दिन हो गए खड़ी रही। चौथा दिन शेर शाह समझ गया, सारा एस्टिमेट, कैलकुलेशन बड़ी हाई होती है एरिस्टोक्रेसी की, याद रखना। बोले जीत तो नहीं पाएंगे इससे। तो शेर शाह ने दिमाग लगाया, अपना गेम चलाया। तो शेर शाह ने कहा, चौथा दिन था ये, अपने तंबू उठाए और शेर शाह निकल लिया चौसा के फील्ड से। अब सेना जाने लग गई तो हुमायूं पूछे, वो कहाँ, क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं भाई साहब, लड़ नहीं पाएंगे। बस मैं ये तो इतने में ही खुश हो जाता था, लड़ नहीं पाएंगे। शेर शाह अपनी सेना के साथ वापस जंगलों की तरफ। इधर ये चौसा में जो है, जब ये हुआ और जब वापस जाकर देखा, ये बड़ी तेज मैदान से भागा, बड़ी तेज, हुमायूं बहुत तेज। सब लोग कह रहे क्या हो गया, कैसे भाग रहा राजा? बहुत तेज भाग रहा था। जब बहुत तेज भाग रहा था और जाके इन्हें अपना संदूक खोला, एकदम सब कुछ सामान वामान निकाल के अफीम का पैकेट फाड़ा। 5 दिन हो गए, 5 दिन से अफीम नहीं खाई थी। मेरी महबूबा, सारे लोग कह रहे वाह शहंशाह वाह। ऐसी थोड़ी ना अफीम ची कहा इसे। बोले कल जाएंगे, कल आज खूब जश्न मनेगा यहीं पर, और सब पैकेट पैकेट खरवा, खाओ पियो एकदम। और सिपाही तो तुम्हें पता, राजा की तरह। आम आदमी का सबसे आसान तरीका पता क्या होता? आम आदमी राजा की बात और भगवान की बात, जो निगेटिव बात है, उसे बड़ी जल्दी उपजब करता। ठीक है, भांग को और गांजे को ऐसे फूंकेगा जैसे भगवान शिव हो। बड़ा मोटिवेशन उसे लगेगा कि अरे भगवान शिव ने भी गांजा फूंका था, भगवान शिव ने जहर भी पिया था भाई, कभी पियो। ठीक है, कभी पियो, तभी तो शिव बनोगे। एक ही चीज करते हैं, भांग पीते हैं, गांजा, उसे नीलकंठ में यहां पे भी तो लो, तभी तो असर लगेगा कुछ कि हाँ तुम शिव हो। तो कॉमन आदमी में ये बड़ा अच्छा गुण होता है कि वो क्या करता है, राजा को और किसी भी डेविटी को उसकी निगेटिविटी बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा। मोहम्मद साहब ने तलवार उठाई थी, गर्दने जहरीन, काफिर की गर्दने जहरीन करनी है। मोहम्मद साहब ने और भी बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, ये आम आदमी का गुण है। बोले हमारे राजा साहब अफीम ले रहे हैं, हम क्यों नहीं लेंगे? जब उन्हें अल्लाह माफ कर सकता है तो हमें क्यों नहीं? अब वो तो 4 कदम आगे रहते हैं। पूरी सेना ने अफीम पी ली एकदम और झूम रहे हैं। अफीम का एक बेहतरीन गुण ये है कि जैसे हो ना वैसे ही रहोगे, ऐसा लगेगा दुनिया हिल रही है। अगर कोई बैठा है तो बैठा रह जाएगा, कोई खड़ा है तो खड़ा ही रह जाएगा। ठीक है, अफीम खा के एक टांग पे खड़े हो जाओ, सुबह को उठ के देखोगे तो एक टांग पे ही खड़े हो। बहुत पावरफुल चीज है। अफीम का गुण बड़ा शानदार होता है। और शेर शाह की पूरी सेना बैठी हुई है, अफीम में लथपथ, मजे से चल रहा रंगारंग एकदम। ठीक है,
कि तुम्हारी अदाओं पर मैं बारी बारी आ रही। शेर शाह की जो है सेना आई, ठीक, आने के बाद में उसने तलवार से वो किया, तो वो सैनिक कर रहा है उसके गाल पर हाथ लगा कर, अरे भाई ठीक है, उसने बुद्धि पूरी, ठीक है, तब भी दर्द नहीं हो रहा उसके। वाह क्या मौत है। अफीम मुगलिया सेना को धराशायी कर दिया शेर शाह ने। अब ये जो कैंडिडेट है हुमायूं अपने दरबार में उसमें बैठा हुआ, वो भी अपने रंगारंग में शामिल, लेकिन इसे दिख रहा है आ गया। अब ये समझ गया कि ये लड़ तो नहीं पाएगा। इसने अपनी तलवार उठाई, कोशिश की, मैं बताऊं आपको, तलवार उठाई, कोशिश की, लेकिन वो जो दिखाते हैं नहीं फिल्मों में 400-600 चेहरे जो दिखाई देते हैं ऐसा करके आंखें बस, वो वाली कंडीशन हो रखी थी। वो वाली क्या हो रही थी कंडीशन हो रही थी। इससे समझ में आ गया कि मैं लड़ तो नहीं पाऊंगा। तलवार उठी नहीं इससे, ये खुद तो उठ गया लेकिन तलवार नहीं चली। तो फाइनली गाना भी वही चल रहा था, मैं आई यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार। मंजर देखो आप, मंजर एज्यूम करो इस चीज को। बराबर में बह रही थी गंगा नदी, ठीक, और जाकर ये तो कूद लिया गंगा नदी। गंगा नदी में कूदने के बाद इससे तैरना तो आ नहीं रहा था। अफीम पी कर कोई तैर सकता है? तैरना बहुत बड़ा गुण है। अब ये कह रहा कि शेर शाह तो मुझे छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। तो अफीमची आदमी ने जो डिसीजन सही समझा वो ले लिया, कूदा। और गंगा में कूदा इसने, तो वहां पर ये डूबने लगा, बुलबुले आने लगे। तो वहां एक भिश्ती था, भिश्ती बोलते हैं उसको, जो पानी लेके पिलाता, वो पानी जो पिलाता, मैं बोल रहा था ना भिश्ती। तो वो भिश्ती था और भिश्ती का नाम था निजाम सक्का। निजाम सक्का गंगा में कूदा और उसने उसे बचाया और जैसे तैसे करके इसे कन्नौज पहुंचाया। कहां पर? कन्नौज। इसने अपने भाइयों को मैसेज दिया कि भाई ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है, आ जाओ दिल्ली। भाई नहीं आया कोई भी। फ्लैट कोई भाई नहीं आया। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो तुम्हारे पास में कोई नहीं होगा, और अगर कोई हो तो तुम दुनिया के खुशनसीब लोगों में शामिल हो, 10% में शामिल हो। जब तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारे साथ में कोई खड़ा हुआ मिल जाए तुमको। होता नहीं है, वैसे मैं बता दूं आपसे, ये भ्रम है, होता नहीं कोई भी। तो इसका भी टाइम वही आ गया, और ऐसी सिचुएशन में इनलाइटनमेंट हो जाता है इंसान, जब चारों तरफ अंधेरा छाया हो, तभी इंसान को एहसास होता है रोशनी का। अब कहानी बहुत बिगड़ रही थी। आम आदमी बता रहा हूँ, अब तक आम आदमी है। हुमायूं के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ जो है राजाओं के बीच में, वो बहुत आम आदमी है।
आम आदमी कैसे टर्न होता है शहंशाह के रूप में, वो आपको हुमायूं सिखाएगा। इसकी ज़िंदगी मैंने आपको बताई, आपने सेलिब्रेट की, आपके इमोशंस लो फॉल हुए, मैं चाहता था हूँ। अब इसकी स्टेज देखिए आप, इसकी अब इसने लेटर लिखा और गद्दी भी छिनी हुई है, भारत का शहंशाह है ये, और दर दर भटक रहा है, कूद गया नदी में। फिल्म थोड़ी ना चल रही है साहब, बच गया। अब लेटर लिख के बुला रहा है अपने भाइयों को, उन भाइयों को जिनको बहुत अच्छे से संभाला उसने हमेशा, बाबर के कहने पर एक बाप का फर्ज अदा किया। और बाबर ने सिर्फ एक ही चीज़ को मरते हुए एम्फेसाइज करवाया था उसे कि अपने भाइयों का ख्याल रखना। लेकिन मैंने बताया आपको, जब आप मुसीबत में होते हो तो तुम्हारे खुद का साया तुम्हारा क्या छोड़ देता है, साथ छोड़ देता है। तुम तो बहुत बड़ी चीज़ हो किसी, और तुम्हारे साथ में अगर कोई खड़ा रहे और मिल जाए तुमको ऐसा एक या दो इंसान, तो आप शहंशाह हो। शहंशाह बनने से आपको रोक नहीं सकता कोई दुनिया के अंदर, याद रखना ये बात। तो हुमायूं के पास में कोई नहीं आया, और फिर इसने जैसे तैसे करके 1540 ईस्वी में 1540 में कन्नौज पर फिर से अटैक किया। कन्नौज में बिलग्राम एक लड़ाई, मतलब एक जगह है बिलग्राम, उसकी लड़ाई हुई, बिलग्राम की लड़ाई है। लेकिन वो जान नहीं रही हुमायूं में, वो बात नहीं रही, वो सेना नहीं रही। फिर से शेरशाह सूरी से, तो बिलग्राम में शेरशाह सूरी से फिर से लड़ाई हुई 1540 ईस्वी में। शेरशाह ने इसे रिफ्यूजी बना दिया, इसे भागना ही पड़ा फाइनली, ठीक है। और ये फाइनली रिफ्यूजी हो गया, दर दर भटकने को। अब कहानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 1530 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा, और 1540 ईस्वी तक 10 साल के अंदर एक भारत का शहंशाह किसमें टर्न हो गया, रिफ्यूजी। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत, दैट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग। 10 साल में ये कैंडिडेट एक शहंशाह से किस में बदल गया, रिफ्यूजी। आम आदमी, आम, हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है जिंदगी में, आम आदमी। क्योंकि अगर आप राजा हो और आपके गुण आम आदमी वाले हैं ना, तो ये गुण आपको आम आदमी बनाकर छोड़ेंगे। और आप आम आदमी और आपके गुण राजा वाले हैं, तो ये गुण आपको राजा बनाकर छोड़ेंगे। ये बात कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। सारा खेल इनका है, इनका। आप आम आदमी हो, लेकिन आपका एटीट्यूड एक राजा की तरह है, तो आप क्या बनोगे। और आप राजा हो और आपका एटीट्यूड किसकी तरह है, एक आम आदमी की तरह है, तो आप क्या बनोगे। चाणक्य ने भी इसी बात पर विशेष ध्यान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य रो रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हो गर्लफ्रेंड से हमारी, गलत बात है ये तो। मोहब्बत तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। चाणक्य ने मारा एक थप्पड़, बोले ये काम आम आदमियों का है। किसका है, कि अगर मोहब्बत करके शहंशाही बनना होता तो हिंदुस्तान के हर घर में चंद्रगुप्त मौर्य पैदा होता। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर ये, बहुत। आम आदमी के गुण रखोगे तो आम आदमी बनोगे। हुमायूं रिफ्यूजी में तब्दील हो गया। 10 साल तक का पूरा सफर हुमायूं का यहाँ कंप्लीट हुआ, ठीक है, 10 years। और फिर शेरशाह का कब्जा, शेरशाह ने इसे दौड़ाया। शेरशाह इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ देते, इसे दौड़ाया बहुत अच्छे से। कन्नौज से दौड़ाते दौड़ाते ये पहुंच गया राजस्थान। लेकिन राजस्थान में एक राजा था, बहुत इंपॉर्टेंट, राजपूत राजा।
राजा राणा वीर साल। राजा राणा वीर साल। ये वीर साल अमरकोट का राजा था, अमरकोट का। इस आदमी ने इसे शेल्टर दिया। जितना इसका छोटा राजा था, जितना इसका अपना बन सकता था, इसने किया। अब जरा ब्यूटी देखिए आप, ब्यूटी हिंदुस्तान की। देखो देखो, एक मुसलमान राजा शेर शाह, एक मुसलमान राजा हुमायूं उसे दौड़ा रहा है, ठीक है। और एक राजपूत राजा, हिंदू राजा, उसे क्या दे रहा है? ये हिंदुस्तान है। दैट इज नोन एज हिंदुस्तान। इसे कहते हैं गंगा यमुना संस्कृति, तहजीब, यूनिटी इन। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की संस्कृति है। अब ये जो वीर साल है, इसने शेल्टर दे दिया, रहा यहाँ पर ये कुछ टाइम तक। अकबर इसे बहुत पे करेगा, बहुत। अकबर बचपन से देखेगा हर चीज को, और राजपूतों की जो पॉलिसी अकबर बनाएगा, वो उससे हिंदुस्तान बदल जाएगा। पूरा हिंदुस्तान राजपूतों की पॉलिसी से बदल जाएगा, ठीक है। और अकबर क्यों ऐसा करता है, इसके पीछे रीजन आप याद करते रहना, ठीक है। उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी होता है कि जब उसका बाप दर दर की ठोकरें खा रहा था, तो उसे सहारा किसने दिया था? इसलिए आपको ध्यान रहे, अकबर की पॉलिसी जो बनेगी, राजपूत पॉलिसी, और भारत में जब वो महान का दर्जा ले लेगा, उनके पीछे क्या पॉइंट रहेंगे, वो पॉइंटों को आप नोट करते रहिए। उसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, और बहुत बड़ी घटना है ये, छोटी मोटी नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूँ कितनी बड़ी घटना है। शेर शाह कभी भी आके अमरकोट के ये जो राजा हैं, राणा वीर साल को निपटा सकता है 2 मिनट में। छोटा सा राजा भाई, लेकिन शेल्टर देता है, ह्यूमैनिटी निभाता है। और शेल्टर देने के बाद में वहाँ फिर थोड़ा ठहराव आता है हुमायूं की ज़िंदगी में, और फिर मुलाकात होती है हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम बहुत खूबसूरत, ये नुक्कड़ पर बैठकर बग्गी बाग खेल रहे थे, बराबर से गुजरती हैं तो कहता है ये कौन है? हमीदा बानो बेगम। तो बराबर वाला वो कहता है इनके बारे में मत पूछो, तुम्हारी औकात से बाहर है। तो कौन है? बोले ये हैं अकबर जामी, सूफी संत, बहुत बड़े, उनकी बेटी। क्या नाम है? अकबर जामी। बहुत बढ़िया आदमी, बहुत हिसाब से ज़्यादा अल्टीमेट पर्सन। अकबर के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव था इसके नाना जी का, जिनका नाम था अकबर जामी। सूफी संत थे ये। और सूफियों का तो मैं आपको बता दूं, आपको सच्चा सूफी कभी मिल जाए लाइफ में, ठीक है, आपको शहंशाह बना के छोड़ेगा। सूफियों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान पाकिस्तान में। तो अकबर जामी, इसके जो फादर होते हैं हमीदा बानो बेगम के, वो अकबर जामी होते हैं। अकबर जामी भाई, उसका जो भाई था हिंदाल के गुरु भी थे, याद रहे। उसका भाई जो हिंदाल था, उसके गुरु थे अकबर जामी। अब इसने कहा अपनी दरबारी से, दरबारी का मतलब जो राजा तो थोड़ी बहुत अपनी कंपनी लेकर चले गई, बोले मेरा प्रस्ताव लेकर जाओ, मुझे शादी करनी है इस लड़की से।
वो बोला अरे हो भाई साहब अब ना हो पाएगा, अब रिफ्यूजी हो, शहंशाह थोड़ी ना हो, शहंशाह वाली बातें कर रहे हो, खामोखा हमें भी पिटवाओगे खुद भी पिटोगे। बोले लेके जा, ठीक है जी। लेके गया, लड़की उम्र में छोटी थी हुमायूं से, लड़की ने मना कर दिया, आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है। हुमायूं को बुरा लग गया, हुमायूं अपनी तलवारबाजी लेके जो पहुंच गया उसके घर पे। बोले ऐसा है, या तो शादी कर लो या पूरी फैमिली खत्म कर दूंगा मैं। लड़की बोली मजाक कर रही थी मैं तो। हुमायूं बोला मैं भी मजाक ही कर रहा था। निकाह कबूल है? बोले हाँ कबूल है। निकाह हो जाता है, हमीदा बानो बेगम से शादी हो जाती है हुमायूं की। देखो जिंदगी को कभी करियर के बीच में उलझाना मत। हुमायूं की ये घटना जो है हमें ये सिखाती है, जिंदगी एक अलग चीज होती है, करियर एक अलग चीज होती है। कई जगह ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, क्लैश करेंगे। कई जगह बहुत सारे मूर्ख लोग होते हैं जो जिंदगी के डिसीजन करियर के बेसिस पर लेते हैं और करियर के डिसीजन जिंदगी के बेसिस पर लेते हैं। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग, उनका कोई रिलेशन एक दूसरे से नहीं है, याद रखिएगा। मैं आपको फिलॉसफी ऑफ बेडरूम तो नहीं समझा सकता ये मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन आप समझदार हो जाओगे तो अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बहुत अच्छी तरह से डिसीजन लेने में रोल निभाओगे। समझदारी अब आ जाएगी तो ऐसा होता है। ज़िंदगी और करियर कभी कभी बड़े मिल जाते हैं, आपको बता दूँ। कई IAS IPS तो ऐसे ही मर गए, मिनिस्ट्री की लड़की से शादी कर ली, उससे शादी कर ली, उसकी शादी कर ली और फिर संभाल नहीं पाए मोहतरमा को। लड़कियों के साथ भी ऐसा हो जाता है, लड़कियों के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लव अफेक्शन के चक्कर में आकर लड़कियां अपने कम इकोनॉमिक स्तर को चूज कर लेती हैं, जिसकी वजह से अब प्यार मोहब्बत तो 2-4 दिन की बातें रहती हैं, लेकिन अपने इकोनॉमिक स्टेटस को जब वो नीचे की तरफ जाते हुए देखती हैं तो बाद में रियलाइजेशन हो जाता है और बाद में हर बात पर यही बात आती है। अलाउद्दीन खिलजी वाली, मेहरुनिसा वाली, मेरे पापा ने तो ये किया, मेरे पापा ने वो किया, मेरे पापा ने ये किया, मेरे पापा ने वो किया। हर एक व्यक्ति अलाउद्दीन नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी नरक हो जाती है। कुछ लोग क्या 90% जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें लोग घर जाना पसंद नहीं करते। मैं बता दूं आपको, ऐसी हालत हो गई लोगों की। 2-2, 3-3 लाख रुपए का पैकेज है लेकिन वो घर जाना पसंद नहीं करते। They don't like going to home, ऑफिस में ही सो जाते हैं, केबिन में ही अपना हिसाब किताब बना लेते हैं, वहीं होटल से मंगाते हैं, खाते पीते हैं, बस करियर ही उनका मेन हो जाता है। फैमिली लाइफ इतनी बुरी लगती है उनको, लग जाती है। दोनों में बैलेंस बनाना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। उसने बताया, उस लड़के ने, हुमायूं ने बताया, बोले शहनशाही से विवाह का कोई लेना देना नहीं है, करियर अलग है और जिंदगी अलग है। नेक्स्ट, तो फिर राजा बीरसाल उससे कहते हैं कि भाई देखो ऐसी बात है कि बहुत जल्दी शेरशाह सूरी हम पर अटैक करने वाला है, और हम पर जब वो अटैक करेगा तो हम तो आपको प्रिजर्व कर नहीं पाएंगे। मैं बताऊँ आपसे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है बीरसाल का भी। बोले हम नहीं बचा पाएंगे आप। ये बात अलग है कि हम लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन ये बात भी है कि हम मरेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझनी होती है, आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस रखिए। फिर सोचता है वो हुमायूं करना क्या है। फिर हुमायूं निकल जाता है
सेंट्रल एशिया, ईरान, अपनी फैमिली को छोड़कर दर बदर। याद है? ईरान निकल जाता है। शेर शाह ने 5 साल बहुत अच्छा रूल किया हिंदुस्तान के ऊपर, दिल्ली की सत्ता पर बैठकर 5 साल तक वो शहंशाह रहा। शेर शाह का जो अल्टीमेट काम था, काम तो बहुत सारे किए उसने। एक तो उसने करेंसी चलाई जो आज तक चल रही है, रुपया। अल्टीमेट रुपया करेंसी जो चलाई थी वो शेर शाह सूरी ने चलाई थी। पहला काम तो इसका बहुत शानदार ये रहा। दूसरा काम शेर शाह सूरी ने जो बहुत बड़ा किया वो किया एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, चकबंदी। शेर शाह सूरी के इस रिफॉर्म में थोड़ा सा तब्दीली जो की वो अकबर ने की थी। बाकी अकबर ने कोई बड़ा काम नहीं किया एग्रीकल्चर के मामले में। जो उसका फाउंडर है वो कौन है? शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी को एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के मामले में बहुत बड़ा जाना जाता है। ये रिफॉर्म सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन सबसे बड़ा रिफॉर्म शेर शाह सूरी ने किया और उसमें थोड़ी सी तब्दीली अकबर ने की। तो शेर शाह सूरी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। फिर उसने ट्रेड एंड कॉमर्स को, इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स को मजबूत बनाने के लिए सिल्क रूट से जीटी रोड को जोड़ा और ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। ठीक है, पेशावर से सीधे बंगाल तक पूरा हिंदुस्तान एक सड़क से जोड़ दिया इसने। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जीटी रोड। इससे इंटरनल ट्रेड इतना मजबूत हो गया, बहुत ज्यादा। और जब इंटरनल ट्रेड मजबूत हो जाता है तो एक्सटर्नल ट्रेड अपने आप ही बढ़ जाएगा और इकोनॉमी बराबर एम्पायर होता है। तो शेर शाह सूरी ने बहुत शानदार ये काम किए। इसके बाद एक आर्मी रिफॉर्म शेर शाह सूरी ने किया। आर्मी को और मजबूत बनाया, व्यवस्थित बनाया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म उसके बहुत क्रांतिकारी रहे। ठीक है, और ये शहंशाह रहा जिसने दोनों रास्तों को अपने कब्जे में ले लिया। बंगाल भी जीत लिया और गुजरात भी जीत लिया। ठीक, बहुत दिनों बाद ये ऐसा शहंशाह बना जिसने स्टेबल तरीके से दोनों पर क्या बना ली, अपनी पकड़ बना ली बढ़िया से। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट था शेर शाह सूरी। और उसे किससे जोड़ दिया? एक रोड से कनेक्ट कर दिया। फिर तो जाए, ये होता है कंसोलिडेशन। क्या होता है? कंसोलिडेशन। अब आपका खेत है, लड़ाई झगड़े हुए उससे, लड़ाई झगड़े होने के बाद भी उसमें पंचायत ने मामला सुलटा लिया, लेकिन आपने कोई तब्दीली नहीं की उसमें। ना उसमें कोई आपने चकबंदी की उसकी चारों तरफ से, ना बाउंड्री की। डोलें थीं, वो डोलें अब भी हैं, फिर से लड़ाई हो जाएगी। ये कोई कंसोलिडेशन थोड़ी ना हुआ। कंसोलिडेशन कब होगा? आपको पता चला विवाद हो गया, आप क्या खड़ा कर दो, बाउंड्री बना दो, दीवार बना दो। इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। बंगाल जीता, बिहार, गुजरात जीता, कनेक्शन फिट कर दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड। इस तरह से पढ़ो इतिहास। अब गुजरात फतेह करने के बाद, बंगाल फतेह करने के बाद शेर शाह सूरी को राजस्थान को फतेह करना था, राजपुताना को। अगला जो योजना थी उसको किसकी थी? राजपुताना। तो राजपुताना में वो एंट्री करता है और कलिंजर के किले की घटना है। कलिंजर के किले, वहां पर किलाबंदी कर लेता है। और इतना ज्यादा इंतथ्याज्म है इसके अंदर, हाइपर इंतथ्याज्म, खुद से ही गोला डाल रहे हैं तोप खाने के अंदर। बोले चलो, तो ये तोप के अंदर गोला डाल रहा होता है।
तोप में गोला डाल रहा होता है, गोला फट जाता है, तोप वहीं फट जाती है, जिसकी वजह से बड़ा जख्मी हो जाता है, घायल, बहुत बुरी तरीके से। जब अभी मौत नहीं हुई, घायल हुआ और फिर बाद में वैद्य बुलाए गए, काजी बुलाए गए। वो बोला घायल था, वो घायल पड़ा हुआ, बोले ड्रामेबाजी बंद करवाओ, ठीक है, मरने वाला हूँ, ठीक है, ड्रामेबाजी बंद करवाओ और कहो कि मेरे पास कोई ना आया, मुझे बस एक ही खबर सुननी है कि कलिंजर का किला जीत लिया है। बोले ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए, कब वैद आ रहा, कभी ये आ रहा, कभी वो आ रहा। कॉन्सेप्ट देखो उसे बढ़ के पूरा एकदम, युद्ध बड़ी इंथुसियास्टिकली जो है लड़ा सेना ने, बड़ी बेहतरीन तरीके से, और कलिंजर का किला जीत लिया। कलिंजर का किला जीत लिया। कलिंजर का किला जीता और सेनापति आया उसके पास, बोले कलिंजर जीत लिया हमने। उसने अल्लाह को शुक्रिया किया और फिर शहीद हो गया। ऐसे लोग मरते तो है ही नहीं, आपको पता है। ये होती है मौत। अपने आप को तब तक रोके रखा जब तक ये ना सुन लिया कि हमने कलिंजर जीत लिया। इच्छा मृत्यु। बहुत शानदार लोग हैं ये। बाबर, शेरशाह सूरी, अब्राहम लिंकन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भगत सिंह, गांधी। बहुत शानदार चेन है ये, बहुत, मैं बताऊंगा किसी दिन, डालूंगा। ये बड़ा शानदार वैरायटी है इन लोगों की, बड़ी महानता है इसके अंदर। ये ज़मीन से उठते हैं लोग और सीधे शहंशाह बनते हैं, सीधे। इन्हें पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। इनके बाद में इसका बेटा बनता है इब्राहिम शाह, गद्दी पर बैठता है। अच्छा था वो भी, संभालता है अपने बाप की लिगेसी को बढ़िया से। और इब्राहिम शाह वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने कानून की किताब बनवाई, बच्चों, पेनल बनवाया। इसलिए बता रहा हूं मैं इसको। इसने कानून की किताब बताई और ये अच्छा सक्सेसर साबित हुआ शेरशाह सूरी का, निकम्मा नहीं हुआ। प्रतिभाशाली लोगों के बच्चे हमेशा प्रतिभाशाली होते हैं अगर उन्हें अच्छे से तराशा जाए तो। लेकिन फिर उसके बाद में कोई शेरशाह सूरी का अच्छा सक्सेसर हुआ नहीं। और इस तरफ जाकर हुमायूं अपनी गलतियों से सीखते हुए ईरान में अपनी तैयारी कर रहा था कि प्री भी निकालना, मेंस भी निकालना, इंटरव्यू भी निकालना है और फिर मुझे जो है आईएएस बनना है। उसके जहन में यही सब चल रहा था। बहुत सुधारा हुमायूं ने, बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है हुमायूं की लाइफ में। ईरान में जाकर बहुत सुधार। और फिर प्रिपरेशन के बाद में, प्रिपरेशन इक्वल टू प्रेफरेंस प्लस प्रायोरिटी, प्लानिंग, प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। वो आता है वापस कम बैक हुमायूं, और आगे तीनों भाइयों को उड़ा देता। पहले तो बोले अब्बा जान का फर्ज अदा कर दिया मैंने पहले ही, अब तुम मेरे दुश्मन हो। हाँ, साजिशों वाले लोग कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेते हैं। और जो हुमायूं आया था
बिल्कुल ईरान से और वैसे भी आसपास से। अब ये हुमायूं जब वापस आया, इसने एक बड़ी शानदार बात लिखी कि ज़िंदगी में, मैं बता भी रहा था उस दिन, ज़िंदगी में वीडिंग करनी बड़ी ज़रूरी होती है। वीडिंग कहते हैं नलाई। लाइफ में नलाई बहुत ज़रूरी होती है। क्या होता है, जब कोई ट्री होता है, ठीक है, वो जो ट्री होता है उसके आसपास में जो छोटे छोटे ये जो होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं घास के, वो जो है ना इसके सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और ये पनप नहीं पाता। याद रख, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में नलाई नहीं की, बीडिंग नहीं की, तो आपके न्यूट्रिएंट्स वो ले जाएंगे। इसीलिए समय समय पर आप अपनी ज़िंदगी की बीडिंग करते रहें। उसने पता चला मेरे तो ज़िंदगी के बीडिंग पौधे जो हैं ये तो सर मेरे भाई, पहले इनको खोदा, उसने निकाल के फेंका, सबसे पहला काम। अब आई प्रायोरिटी, आई नहीं आई, अब आई प्रायोरिटी, अब प्लानिंग भी होगी। इसी को प्रिपरेशन कहते हैं बस। प्रायोरिटी क्यों कहता हूं मैं प्रिपरेशन के लिए, वो यूँ कहता हूं क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ें मैं भी बताता हूं या फिर आप खुद भी ऑब्जर्व करते हो, कर लेंगे, हो जाएगा, वक्त है, अभी तो BA सेकेंड ईयर में ही हूँ, अरे अभी तो उम्र ही क्या हुई है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, MA कर रखा है, अभी PTC करूँगा, फिर MBA करूँगा, साथ साथ में चलता रहेगा, IAS की तैयारी भी चलती रहेगी, बन तो जाऊँगा ही। समझ रहे हैं? प्रायोरिटी ये होती है। प्रायोरिटी क्या है आपकी? जो आप बनना चाहते हो वो बनोगे, लेकिन प्रायोरिटी जिसको दे रखी है वो ही करोगे। बोले इतनी मोटी किताब है, रिटायरमेंट के बाद ही पढ़ूंगा। बेटे रिटायर तो तब होगे जब लगोगे। ठीक है, इसीलिए प्रायोरिटी का होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, घर पे 4 रिश्तेदार आए नहीं, या किसी पुराने दोस्त का फोन आया नहीं, द हिंदू रह गया आज का, द हिंदू कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा। चलो कोई बात नहीं, पेपर ही तो है, हो जाएगा। पेपर ही तो है, कंप्लीट हो जाएगा। पेपर की औकात ही कितनी होती है, वो तो आपका खुद का पेपर बताता है कि न्यूज़पेपर की औकात कितनी होती है। और वो जो फ़ोन आते हैं ना, और जो मेहमान आते हैं, यार दोस्त आते हैं, कभी पिज़्ज़ा लेकर, कभी चिकन बॉक्स, चिकन पॉक्स नहीं बोला, चिकन बॉक्स। ठीक है, ओ भाई बात हो गई, आज खुशी में है। सुगंध का डिब्बा, ये सब चीज़ें कुछ नहीं देते ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं सिवाय परेशानी के, कुछ भी नहीं देते ये लोग। देयर इज जीरो कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी, जीरो कंट्रीब्यूशन, जीरो। अगर आप मुझसे पूछो कि आप अपनी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन बताओ रिलेटिव्स का, तो मैं बताऊंगा कि उनकी ज़िंदगी का कंट्रीब्यूशन ये है कि जब जब उन्हें मौका मिला तब तब उन्होंने कमर में जो है खंजर घोंपा। कभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ किसी का भी। तो ये जो उल जुलूल कम्युनिटी है, जिसको हम बहुत एक्सपेंसिव टाइम देते हैं अपना, वो उल जुलूल कम्युनिटी कभी भी आपको कुछ नहीं बना सकती सिवाय डिप्रेशन के अलावा, डिप्रेस्ड आदमी के अलावा कुछ नहीं। नेगेटिविटी, डिप्रेस्ड, बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरी औरत है भैया,
मर जाओ 60 साल की उम्र में, आप ये सब करने आए हो इस पृथ्वी पर। ये सब करते हैं सब लोग, यकीन नहीं होता लोगों का। तुम नहीं करते क्या? बोले जब तुम आते हो ना तभी हो पाता है ये सब। इसलिए बेहतर क्या है, आप नलाई कर दो इनकी। हुमायूं को बड़ी अच्छे से ये बात समझ में आ गई कि मैं फेल कहां हो गया, कि मैं फेल वहां हो गया। फिर प्रायोरिटी अपने भाइयों को खत्म किया। ठीक है, अपनी जिंदगी से अगर आपने खरपतवार हटा दी तो जिंदगी में तुम्हें एक बेहतरीन वृक्ष बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहना चाह रहा है ये इंसिडेंट हुमायूं का। खरपतवार हटाओ अपनी जिंदगी की। हुमायूं के भाई बहनों, भाई का नाम याद नहीं रहा आप लोगों को, पढ़ा भी फिर भी याद नहीं रहा, ठीक है। लेकिन दोस्त की गर्लफ्रेंड का नाम अभी पूछ लो तुम। अच्छा सिमरन वो ये कॉन्सेप्ट है भाई साहब। और जब आप इस तरीके की परेशानी और डिस्लेक्सिया से जूझ रहे हो, जहां आपको नाम याद ना रहते हो, वहां आप एक काम कर सकते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी तुम्हारे भाई बहन होंगे, आप उनका नंबर उन्हीं नाम से सेव कर सकते हैं। बड़े भाई को हिंदाल, ठीक है, उसको अस्करी, ये ब्रैकेट में डाल दो, ये अस्करी है मेरी जिंदगी, ठीक है। तुम्हारे पास हो सकता है कि तुम्हारा घोड़ा ना हो, लेकिन तुम साइकिल से आते हो तो अपने साइकिल का नाम रख दो चेतक, ठीक है नहीं। ये चीजें भी तो होती हैं डिस्लेक्सिया को दूर करने के लिए। आपको नहीं याद रहता नेपोलियन बोनापार्ट की वाइफ का नाम क्या था, नाम रख दो उसका, अपने दोस्त का ही रख दो। ऐसे नंबर अपना सेव करो, ठीक है। और तुम्हारी जिंदगी का जो खतरनाक दोस्त तुम्हारे को आके वो पिज्जा डिलीवरी करता है ना, मेरे भाई, उसको रखो ब्रूटस। क्या नाम? ब्रूटस। उसका नंबर डालो ब्रूटस के नाम से, कि मेरी जिंदगी में पीठ पे छुरा कौन घोंपेगा, ये जब मुझे सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करने की टाइम है, ज़रूरत है, उस टाइम पर इसकी ज़िंदगी में बड़ा खुशी मचती है कि भाई पार्टी है, भाई की पार्टी में नहीं आएगा, तेरा 4 जन्मदिन तो एक साल में मनाता है, ठीक है, कि आज डॉक्यूमेंट वाला जन्मदिन है, आज नॉन डॉक्यूमेंट वाला जन्मदिन है, भाई की पार्टी में नहीं आएगा। ये ब्रूटस, समझ गए? खरपतवार बचाओ। 1555 में हुमायूं कमबैक करता है, 1555 में मारता है बहुत बढ़िया करके, अच्छे से उखाड़ कर फेंक देता है सबको। और यहां पर सिकंदर सूर, शेरशाह सूरी वंश का एक राजा है सिकंदर सूर, सिकंदर सूर राजा होता है और उससे जो है बड़ी आसानी से जीत जाता है। हुमायूं दिल्ली और आगरा पे फिर से कब्जा कर लेता है। और फिर से अपनी गद्दी के आगे वो शीश झुकाकर चूम कर उसे अपने बाप को याद करते हुए उस पर बैठता है। और ये काम हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, इतना भयंकर कमबैक किसी ने नहीं किया। पता नहीं, जमीन से आसमां तक पहुंचना आसान है, मेरी बात ध्यान से समझना।
जमीन से आसमान तक पहुंचना बहुत आसान है, मेहनत करते जाओ ईमानदारी के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पहुंच जाओगे आसमान तक। अब ध्यान से देखो हुमायूं की लाइफ, जमीन से आसमान तक पहुंचा, आसमान से फिर जमीन पे आया, और फिर से ये फिर से आसमान पे पहुंचना 99.99% लोगों के बस की नहीं। पूरी हिस्ट्री में इतना भयंकर कमबैक किसी के बस की नहीं। शहंशाह की गद्दी गई और शहंशाह की गद्दी वापस ले ली। इसलिए हुमायूं को गाली नहीं देता मैं कभी। अच्छा राजा था, बढ़िया, एकदम शानदार। और ये जो फीचर है ना, ये जो लाइन लिखवाई मैंने, सिर्फ जरा सी लाइन जो है कि हुमायूं केम बैक एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली, ये जो लाइन है ये महान लाइन है, महान, ग्रेट। दिस इज द इम्पोर्टेंट फीचर है ये एक महानता का उसका। अगर पूरी जिंदगी ऐसी होती तो वो महान होता, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे महान लाइन यही है कि हुमायूं केम बैक एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली अगेन। (1555) मच्छीवाड़ा का युद्ध, कौन सा युद्ध था ये? वापस दिया जो गद्दी जिससे, मच्छीवाड़ा का युद्ध। लेकिन जिंदगी में जो है ऊपर वाला कुछ और ही चाह रहा था। बहुत परेशान भरी जिंदगी रही। पहले बहुत अच्छी तरह से उसने अय्याशी की, और उसके बाद में उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम देखा। और फिर से जब अचीव कर लेने के तुरंत बाद ही शेर मंडल में जो है ये किताब पढ़ रहा था, शेर मंडल। ठीक है, और पढ़ते हुए अचानक अजान हुई, और अजान से एकदम से उठा, ये एकदम से भागने लगा, दौड़ने लगा, थोड़ा सा लड़खड़ाने। एकदम से नहीं उतरते सीढ़ियों से बस थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ। उस डिसबैलेंस से थोड़ा सा जो डिसबैलेंस हुआ, फिर ये लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया। आते आते जो है मर गए। लेन पुल नाम के एक हिस्टोरियन है, उन्होंने बड़ी शानदार बात लिखी हुमायूं की मृत्यु पर, कि हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते मर गया। इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि हुमायूं स्टम्बल्ड थ्रू आउट हिज एंटायर लाइफ एंड फाइनली स्टम्बल्ड एंड डाइड। लेन पुल की लाइन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है।